जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जो हैं आज बहुत बेहतरीन चैप्टर लाने वाले हैं। यानी ऐसे आप लोग का डिमांड था कि सर एसएसटी भी लाइए, तो आप लोग के डिमांड पर बच्चों हम एसएसटी में सिविक्स जो सबसे तो हार्ड टॉपिक होती है, जो लोग बोलते हैं कि वो एसएसटी को बहुत हार्ड बना के लोग रखे हैं, तो आपके डिमांड पर बच्चों हम क्या करें, एसएसटी का सबसे बेहतरीन बेहतरीन जो सवाल हैं, जो सवाल 2024 एग्जाम में छपेगी 10th क्लास में, वैसे उस सवाल को क्या करें बच्चों, आपको सहूलियत के लिए हम क्वेश्चन और आंसर दोनों जो है लिख के लाएं, जिससे क्या होगा कि मेरा बचवा को लिखने में एक को भी प्रॉब्लम न तनिक सु भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी को क्या करना है बच्चों, प्रेस कर देनी है। और जो भी 10th क्लास के आपके दोस्त होंगे जो 2024 में 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, उनकी अगर ये भी पोर्शन कमजोर है, यानी एसएसटी का पोर्शन कमजोर है, उनको बोलिए कि चैनलवा पर आकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 3 महीना बच रहा है, 3 महीना बहुत कुछ सीख लीजिएगा। 400 टारगेट 450 हो जाएगा, ना तो बुढ़ा में जाइएगा समझ रहे हैं ना। तो चलिए बिना बकवास करते हुए हम सिविक्स का लेसन 1 पे आते हैं। और 1 पे आने के बाद उस लेसन का नाम है क्या, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो बट देखिए, अब यहां से सिविक्स से आती है सवाल 17 नंबर के। तो अगर 17 नंबर के सवाल आते हैं, तो अगर 17 नंबर के चक्कर में अगर हम पूरा सवाल पढ़े लगे अंधाधुन, तो पता चलेगा कि बहुत समय लगा सर मात्र 17, क्योंकि पता है ना सिविक्स में 5 से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएगी सिविक्स से, 6 गो रहेगा 2 नंबरीवा जिसको मैं बनाना है 3 गो, तो द्वितीय 6 नंबर, और 5 नंबर या 4 नंबर की रहती है 2 जिसमें 1 गो सॉल्व करनी रहती है बच्चों। तो आपको जो है वही सवाल आपको बताया जा रहा है जो सीधा एग्जाम में छपेगा। इतना सवाल बताने के बाद जो मतलब हम सिविक्स में लिखाएंगे सवाल, उसको पढ़ने के बाद एक भी अगर सब्जेक्टिव सवाल छूट जाता है तो बताइए कि हाँ सर आपको बताया हुआ सवाल में से सवाल जो है नहीं टपका, मतलब नहीं छपा। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय को बर्बाद ना करें और समय को बचाकर क्या करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर ध्यान दें, क्योंकि अगर समय पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो जब समय निकल जाएगा तो आप सिर्फ आपके पास पछतावा रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला पे। हमारा सवाल पहला क्या है सर, हमारा सवाल पहला है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टरवा का नाम है, हाँ इस चैप्टरवा का नाम है। सवालवा का नाम क्या है सर, पहला सवाल हम पढ़ेंगे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। सवाल पहला, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया, बड़ा बदनाम सवाल है कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी। फिर समझेंगे सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होती है, इसको बारे में अपना लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि किताब और गेस में पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ में आएगी। फिर पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, सवाल नंबर तीसरा है। चौथा पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। पांचवा सवाल पढ़ेंगे सांप्रदायिकता क्या है। और छठा ने बच्चों हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। सबसे नीचे लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं सवाल टाइप बाय टाइप, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो सवाल नंबर आइए पहला सवाल क्या है सर, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, आपको से पूछ रहा है। तो जो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं आपको से पूछ रहा है, तो आप अपना लैंग्वेज इसको लिखिए। तो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जो हमारे अब्राहम लिंकन ने दिए थे और बोले थे कि जनता के लिए तथा जनता द्वारा किया गया शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा के कौन दिया है सर, अब्राहम लिंकन। हाँ बच्चों, ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन दिए थे। तो सवाल करेगा कि सर लोकतंत्र क्या है, ये परीक्षा में आवेगा ना, हाँ आवेगा, कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। चाहे लोकतंत्र की परिभाषा ऑब्जेक्टिव है कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी, ऑप्शन टिक करना, अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र से आप क्या समझते वही लिखे। देखिए आपको समझने के लिए, ताकि आप बच्चे क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको उतार लेंगे। लोकतंत्र जनता का, यह कॉमा दीजिएगा, लोकतंत्र जनता का
जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कहेगा लोकतंत्र क्या है सर? तो लोकतंत्र माने जनता का और जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासित शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं सिविक्स, तो आपको दिमाग होना चाहिए। सिविक्स मतलब राजनीतिक वाला हमेशा। अब समझिए लोकतंत्र ओकरे ना कहते हैं, मैंने जनता का मैंने कोई भी सामान जो है जनता का है, कोई भी सामान आएगा तो जनता के लिए आएगा, और कोई भी अगर शासन जो शासित शासन होगा वो जनता के द्वारा। अगर हम चाहेंगे आपको हम बना दिए हैं मुखिया, चाहेंगे तो आपको हटा सकते हैं, तो जनते के ना हाथ में है कि नहीं मुखिया ठीक नहीं है, सब अनशन पर नहीं, इसको हटाइए, हटा सकते हैं। चाहते कि नहीं मुखिया को हमको नहीं बनाना तो उसको नहीं बना पाते। समझ में आ रहा है? मैं समझिए, ज्यादा बकवास करने से आपको टाइम चाहिए। तो आप सवाल करेंगे कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? बहुत बारीकी से लिखना कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और कौन देना है, और जनता के द्वारा शासित शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया? अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया। पॉइंट वही लिख दिया स्टार मार के कि यह परिभाषा मतलब लोकतंत्र की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था। सवाल नंबर है दूसरा पे, क्योंकि थ्योरी देंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, डायरेक्ट सवाल पर एक 3 को सवाल ही बनाना है, तो एक हम कितना टाइम पास करिएगा? बस सवाल वही पढ़िए जो सवाल छपेगा एग्जाम में। अगला सवाल है बच्चों, सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है? देखिए लिखे क्या, लिखे समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की सजदारी कहलाता है। फिर से पढ़िए सर, सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है? क्या सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है सर? क्वेश्चन है, हाई क्वेश्चन है कि सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है? आंसर देंगे कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की सजदारी कहलाता है। समाज के सभी वर्गों के समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की सजदारी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए समझिए इसको, सत्ता की हिस्सेदारी क्या होती है? कह रहे सत्ता की हिस्सेदारी में कह रहे हैं कि समाज के, अब मान लीजिए कि हम जीते हुए हैं, चाहे आप ही जीते हुए, उसको बोलते सत्ता में आना, बोलते कि वो आदमी सत्ता में गड़ी है, जीतल है तो कुछ भी कर सकते क्योंकि उसकी राज चल रहा है अभी। समझ रहे ना? तो कह रहे सत्ता की सजदारी से का क्या अर्थ है? तो मतलब सत्ता मन हुआ, सत्ता मतलब जो प्रत्याशी जीता हुआ है, सजदारी के मतलब दोस्ती यानी मिलजुल के काम करना। तो कह रहे सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है? तो यहां से हुआ नहीं कि समाज के सभी वर्ग को, समाज के सब वर्ग को, ही नहीं कि उच्च है नीच है, चाहे ऊंचा वाला जो बड़ा घर के है, बड़े पंडित है, बामन, उसको काम दीजिए, सरकारी लाभ दीजिए, बाकी जो गरीब है उनको लाभ नहीं दीजिए। दो में है बेचारे हरिजन जो है, रविदास जी हैं वो हरिजन है, ठाकुर हैं, उसको काम आप नहीं दे रहे, सजदारी है नहीं। आप जब जी सत्ता में हैं, आप अगर जीते हुए हैं तो समाज के हर लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सा देना है, सरकारी काम में हिस्सा देना सत्ता की सजदारी कहलाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता में अगर हैं तो सबको मिलजुल के काम करना है, ना कि खाली अपन काम करना है, बाकी दूसरा का काम नहीं करनी है। ऐसे नहीं करेगा, मिलजुल के काम करेगा। फिर से देखिए परिभाषा को समझा रहे हैं, सत्ता की सजदारी का क्या अर्थ है? तो वही लिखा कि देखिए समाज के सभी वर्ग के, उच्च वर्ग हो, नीच वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, हरिजन हो, राजा हो, डोम हो, पंडित हो, यादव हो, कुर्मी, हर वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की हिस्सेदारी कहलाता है। मैंने सबको हिस्सा देना है, इन कि आप बड़े उच्च वर्ग के तक काम सरकार वाला हिस्सा लीजिए, नीच वर्ग का सरकार का हिस्सा मत दीजिए, एक गलत बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबको देना है काम, ओकरे हम बोलते हैं सत्ता की हिस्सेदारी। यहां तक क्लियर है ना? आगे देखिए, बड़ा गंभीर सवाल इसमें लिखा है। जो अगला करें कि सत्ता की सजदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की सजदारी मैंने सत्ता में अगर कोई आदमी है, अब अगर वो सजदारी है, मैंने सरकार का थी, समाज के सब वर्ग के लोगों को अगर काम दे रहा है, तो ये क्या महत्व रखता है? अरे बउआ देखिए, अब सत्ता में कोई व्यक्ति है, अभी बार बार बोल रहे हैं हमको कि अगर सिविक्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा दिमाग होना क्या चाहिए? राजनीतिक वाला। इसको सुफला साफ कर देंगे यार, एकदम सबसे हौला है, यानी मैथ और साइंस भी हौला में से आता है, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। समझ रहे हैं ना? तो कह रहे हैं कि जो लोग सत्ता के सजदारी नहीं, कहां सवाल था?
हाँ, सत्ता के सवाल नंबर तीसरा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। आपको बताएं, आप पीछे समझे कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है सर। तो सत्ता की साझेदारी आप समझे कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सा देना है। मैंने सरकार में हिस्सा मतलब नीतीश कुमार सरकार था, नीतीश कुमार में हिस्सा। अरे भैया, सरकारी कमवा में हिस्सा देना है। मान ली कि नल जलाया तो आपको तक पानी पहुंच रहा है, हमारा पानी नहीं पहुंच रहा है, ये हिस्सा मिला नहीं। सरकारी पीसीसी बन रहा है, नालियां बन रहा है तो तोड़ देना नाली एकदम चकाचक और हम देने टूटल फटल, ये हिस्सा मिल रहा है नहीं। तो ही कह रहे कि सरकार थी सत्ता के साझेदारी में, सत्ता के साझेदारी से क्या महत्व है, वही पूछ रहे कि सत्ता के साझेदारी जो है लोकतंत्र में जनता में क्या महत्व रखती है। तो बउआ, जब सत्ता के साझेदारी में अगर हम सत्ता में हैं और अगर हम साझेदारी करें और साझेदारी का मतलब हर वर्ग के लोगों को एक समान काम करेंगे, तो जब एक समान काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, सब जनता खुश रहेंगे, सब लोकतंत्र खुश रहेंगे, जिससे उनकी माइंड जो है असंतुष्ट नहीं होगा, जिससे भेदभाव नहीं होगी, जिससे जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगी और हमारा समाज जो है बहुत बारीकी से इन्हें ठीक ढंग से विकास की राह पर जाएगी। यानी बच्चों, इस सवाल के कहने का मतलब क्या है अर्थ कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। अरे भैया, तो सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो लोगों में असंतोष पैदा होगा कि देखो तो जीतल है, वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा, तो लड़ेगा ना। तो ऐसे नहीं करना है। तो ये क्या महत्व है, तो वही लिखे बहुत बारीक से देखिए। सवालवा को फिर से पढ़िए तो सर। सवालवा कह रहे बाबा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। आंसर लिखे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। मजबूत माने एकदम बरियार और स्थिर माने रोक के रखता है, टूटे नहीं देता है, स्थिर बनाते हैं यदि विभिन्न सामाजिक, यहां तक लिखे यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उनमें असंतोष उत्पन्न होती है। अभी हमको ही बोले कि जब सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होगी तो समाज के सभी वर्गों को जब काम नहीं मिलेगी तो उसमें असंतोष उत्पन्न होगा, और जो स्थिर था जो स्थिर नहीं होगी, और क्या है बच्चों, अपने आप में क्या होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, इनके विरोध होगा। वही तो लिखे। इसके बारे में और कुछ अपन मन से जोड़ सकते हैं कि हाँ, जब सत्ता की साझेदारी नहीं रहेगी तो एक दूसरे से झगड़ जाएंगे, एक दूसरे से असंतोष उत्पन्न होगा, जिससे हमारे लोगों में, हमारे समाज में झगड़ा हो सकती है। समझ पाए सवाल को ना। फिर से देखिए आंसर क्या लिखे हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। लिखे हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाते हैं यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उनमें असंतोष उत्पन्न होती है। जब विभिन्न समाज के लोगों को अगर सत्ता की साझेदारी नहीं मिलेगी, सरकार के अगर लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें असंतोष उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा बच्चों, हमारे समाज जो है तितर बितर होगा, स्थिर नहीं रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी, टूट जाएगी। आगे सवाल पर आइए। ये बड़ा भी सवाल है, करें सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। ये चौथा सवाल है सर। हाँ, ये चौथा सवाल है। ये कह रहे कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। समझिए, कर सामाजिक मतलब समाज, विभाजन मतलब बांटना। तो कह रहे समाज में जो लोगों को हम बांटते हैं ओकरा से आप क्या समझते हैं। यानी सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए हमारे समाज में होता है क्या है, अभी भी होता है, हम लोग करते हैं। तो सवाल फिर से नहीं पड़ गया तो सर, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो पहले समझिए, हम समाज में का, और समाज में समाज, विभाजन मैंने बांटना, कह रहे हो समाज को बांटने के बारे में आप क्या जानते हैं। इतना दिन से 10वां की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स अलगे से, मतलब डेली पढ़ रहे हैं अलगे से, और इसके बारे में हम नहीं जानते कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। पढ़ लीजिए, अभी समय है। क्या चाहिए सर सवाल, सामाजिक विभाजन से क्या समझते। देखिए हम लोग करते क्या, हमने क्या करते हैं कि समाज में रंग के आधार पर लोगों को बांटते हैं। हम करिया हैं, तू गोर है, तो तू गोर का पता है क्या कहिएगा। देखे ना, करिया आदमी है मतलब उसको नीच भाव से देखते हैं। तो रंग के आधार पर लोगों को हम बांटते हैं।
जात के आधार पर बांटते हैं। हम यादव जी हैं, आप है जो हरिजन है, डोम है, आप बड़ही हैं, हम यादव हैं, हम पंडित हैं, हम राजपूत हैं। यानी बच्चों जात के आधार पर क्या करते हैं, हम समाज को बांटते हैं, ये भारी गलत है। दूसरा, जाति के आधार पर हो गया, रंग के आधार पर हो गया, धर्म के आधार पर लोगों को हम बांटते हैं। हम हिंदू धर्म है, आप मुस्लिम धर्म है, तो ईसाई धर्म के लोग हैं, ये सिख धर्म के लोग हैं। यानी बच्चों क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटते हैं। क्षेत्र क्या होता है सर, यहां से यहां तक क्षेत्र हमारा है, हमने अन्य रहेंगे, तोर यहां से यहां तक जगह इतना तोर है कि तू अपन अन्य रहो। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे कि हमारे समाज में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। सर बड़ा प्यारा परिभाषा दे रहे हैं सर। हाँ, तो इसको समझाने के लिए समझाएंगे 20 मिनट में, लेकिन एक समझाने से पहले हमें पता है कितना मेहनत करना पड़ा, 2 घंटा प्लस। ऐसा ही आप लिख दें, पैकेज देते हैं, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कह रहे सामाजिक विभाजन क्या है, तो बोले कि हमारे समाज में रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, उसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। परिभाषा वही लिखे, देखिए कह रहे सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, आंसर लिखे कि हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, हाँ लिंग, तू लड़का है, हम लड़की हैं, लड़कावा के ज्यादा रसगुल्ला खिला देंगे, लड़कियां को नहीं खिला देंगे। लड़कावा को दिल्ली पढ़ाएंगे, लड़कियां को नहीं पढ़ाएंगे। यानी बेटा है तो दिल्ली में पढ़ेगा, और बेटी है तो नहीं पढ़ेगी। बेटा जन्म लिया तो बहुत ज्यादा मैंने खुश रहेंगे, लेकिन बेटी जन्म लिया तो हम निराश हो जाएंगे। बांटते हैं ना समाज को, ठीक नहीं है, हम अच्छा है, ओके बोलते हैं लिंग। लिंग, रंग, गोरा करिया बताएं, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक विभाजन कहलाता है। फिर से आंसर और देखिए, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, आंसर हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक विभाजन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं बहुत बारीकी से चौथा सवाल समझ में आया हो। सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 क्या है सर, 4 तक तो एकदम बहुत बढ़िया समझा दिया, 5वां नहीं समझ में आएगा, 5वां को याद है, घोर टेंशन क्यों लेते हैं आप। कह रहा है सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, चाहे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, चाहे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए क्या लिखे परिभाषा, पहले हम दिखा दे रहे हैं, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता कहलाता है, यानी अपने धर्म को ऊंचा मानना, चाहे अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, यानी सबसे बढ़िया धर्म अपन है, ऊंचा मानना, और दूसरे के धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता के मतलब क्या होता है, जे समझावे। हाँ सर समझाइए ना, आप ही तो समझा रहे बारीकी, जो पूरा समझ में आ रहा है सर, क्या बात करते हैं। सांप्रदायिकता क्या कहलाता है सर, यानी हमारे यहां हो रहा है क्या कि अपन धर्म को बड़ाई कर रहे हैं और दूसर धर्म को नीचा कह रहे हैं। अपन धर्म को ऊंचा मानना और दूसर के धर्म को नीचा मानना, अपन धर्म से प्रेम करना और दूसरे का धर्म को नीचा थे, दूसरा का धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। ऐसा तो एग्जाम में सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म को नीच मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। कहने का मतलब अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। समझ में आई, यानी अपन धर्म के बड़ा, जैसे मान लीजिए, समझिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, ऐसे कल रहा ऐसे कहा लगा मतलब कर दी, मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, तो हम कहें कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है और तुम मुस्लिम हो, तो बोलेंगे मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, इसको सांप्रदायिकता कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ठीक है आप ही मुस्लिम है, तो आप जो है मुस्लिम धर्म को, मतलब जो आपका धर्म है, जो उसको बड़ाई करिए कि नहीं ये धर्म बढ़िया है और हिंदू धर्म बेकार चीज है। हिंदू क्या करता है, लोगों को जलाता है, आदमी जब मरते हैं तो लोगों को जलाता है, जलाना ठीक काम नहीं है। लेकिन मुस्लिम क्या करता है, जब लोग मर जाते हैं तो उनको गाड़ दिया जाता है, जो बहुत अच्छा प्रक्रिया है।
मुस्लिम जब मृत्यु होता है तो मुस्लिम जो है नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए सेंट वगैरह खूब खाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें। हिंदू धर्म में कि जब कोई मर जाते हैं तो खाना नहीं है, भूखे रहना 10 दिन तक, नीमक हल्दी में चाय नहीं डालना, कुछ वगैरह वगैरह चीजें। बच्चों यानी सब अलग अलग धर्म, तू कहे कि ना हिंदू धर्म ठीक है, तो मुस्लिम धर्म बहुत बढ़िया है, बाप पे मर जाए तो बढ़िया सेंट मारता है, वो खाता है, ये सब ठीक धर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे लोग करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सांप्रदायिकता। ऐसा फिर से समझाइए ना, कहेगा सांप्रदायिकता क्या है, तब बोलना है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, चाहे लिखिए अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। वही तो लिखे, देखिए अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई। अगला सवाल, लास्ट सवाल बच्चों, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? सबसे अगर वीवीआई सवाल किया जाए तो ये इसको लगा लीजिएगा, वीवीआई मतलब फूल पत्ती लगा लीजिएगा, इस सवाल में फूल पत्ती लगा लेंगे सर, हाँ सवाल में फूल पत्ती लगा लीजिए। कहें कि जो धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं? हाँ सर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चाहे पूछे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्यों, समझाइए। चाहे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे, तो देखिए पहले समझिए धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। चीजों को दम से नस तोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं सर? यानी कि सब धर्म को समान मानना, कोई भी धर्म की श्रेष्ठता नहीं देनी। देखिए वही लिखे, किसी एक धर्म को श्रेष्ठ ना मानना बल्कि सभी धर्म को समान दर्जा देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि कोई भी एक धर्म को ऊंचा नहीं मानना है, कोई भी एक धर्म को श्रेष्ठ ना मानना है, कोई भी एक धर्म की बड़ाई नहीं करनी है, सभी धर्म को समान मानना है, उसी को कहते हैं धर्म निरपेक्षता। फिर सुनाइए सर, कहेंगे धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते थे, लिखेंगे कि किसी एक धर्म को श्रेष्ठ ना मानकर, चाहे किसी एक धर्म को श्रेष्ठ ना मानकर सभी धर्म को समान दर्जा देना, चाहे समान वैल्यू देना, चाहे समान मानना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। कहने का मतलब बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई एक धर्म को वैल्यू नहीं देना है, इनकी हिंदू धर्म को वैल्यू दें, मुस्लिम को नहीं। ईसाई धर्म के खूब दे हैं वैल्यू और बाकी धर्म को जो है नहीं दे दें वैल्यू, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई भी धर्म को आपको श्रेष्ठ नहीं मानना है कि हाँ ये धर्म सबसे अच्छा धर्म है, सब धर्म को एक समान मानना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अब देखिए पूछे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो बोलेंगे यस, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश भारत में ऐसा है कि हाँ हिंदू धर्म के हिंदू लोग का बड़ाई किया जाता है, मुस्लिम को शिकायत किया जाता है, ईसाई को वगैरह वगैरह, बौद्ध धर्म, ये धर्म तो धर्म, देखिए कि कोई धर्म की बड़ाई होती है नहीं। यहाँ हमारे देश भारत में सभी धर्म को एक समान दर्जा दिया गया है, सभी को एक समान माना जाता है, कोई भी एक धर्म को श्रेष्ठता नहीं दी जाती है, सभी धर्म को एक समान मानते हैं, ओकरे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगले सवाल जो हम लिखाएंगे उसमें लिखाया जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्यों, वर्णन करें चाहे समझाइए। सवाल समझ में आया? फिर से देखिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, लिखें कि किसी एक धर्म को श्रेष्ठ ना मानना, माने कोई एक धर्म को बड़ाई नहीं करना, एक धर्म को महान नहीं मानना, बल्कि सभी धर्म को एक समान दर्जा देना, माने सबको बराबर वैल्यू देना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सवाल देखें कितने, ये सिविक्स का 6 सवाल देखें, इसमें टोटल जो हम 35 से 40 सवाल लिखाएंगे। अगर हम पूछेगा 6 सवाल और वहां से एक भी नहीं छूटेगा, एक टकराएगा, 6 को रहेगा, 3 को बनाना है, उतना में आपको काम तमाम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो देखने के बाद हम पहला सवाल क्या पढ़े, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, दूसरा पढ़े लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी, तीसरा पढ़े कि सत्ता का थी, दूसरा पढ़े कि सत्ता की हिस्सेदारी का क्या अर्थ है, तीसरा पढ़े कि सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, चौथा पढ़े सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं,
पांचवा पढ़े सांप्रदायिकता क्या है, और छठा पढ़े बच्चों धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। और फिर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में पैसा लगता है, आप लाइक नहीं करते हैं। और वो कमेंट मार दीजिएगा नीचे, कुछ मारना है, हाँ सर माई सर मतलब जो लिखनी है कमेंट कर दीजिएगा यार, क्योंकि नया नया वीडियो को प्रमोट करने के लिए कमेंट करनी पड़ता है, बात करना पड़ता है। मैंने वीडियो को चलाया पड़ता, आप चलाते नहीं है तो वीडियो रोक देता ना यूट्यूब, थोड़ा सा चला लीजिएगा, क्या कीजिएगा, और कमेंट मार दीजिएगा। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हमको पता नहीं चलता कि वीडियो हम बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं खराब बना रहे हैं। बोलिएगा तो उसको सुधारेंगे। तो चलिए एक सवाल करते हैं, उसको आंसर देनी है कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया, लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया। कमेंट करें जरूर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।